जी सर, थैंक यू सर। जी सर, बच्चों की पोषण स्थिति के बारे में जो सारणी बनी है ये बहुत हमें अपडेट करती है आंगनबाड़ी के बारे में, आंगनबाड़ी केंद्र की कार्य प्रणाली के बारे में, क्योंकि इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि कार्यकर्ता किस तरीके से मॉनिटरिंग करती है, किस तरीके से ग्रेजुएट करती है, किस तरीके से उसका अपने हितग्राहियों पर प्रभाव है, उसकी बीसीसी कर पाई है। जैसे 1 नंबर पे देखें तो सामान्य वजन किए गए कुल बच्चों की संख्या। तो ये है वजन किए गए कुल बच्चों की संख्या, जिसका टोटल है ए प्लस सी प्लस एफ। इसको बी को स्थान पर सी होगा, क्योंकि हरे, पीले और नारंगी तीनों बच्चों को मिलाएंगे तो बच्चों की कुल वजन किए गए बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो ये वजन करने के बाद इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बच्चों की जानकारी दर्ज की गई है। जैसे कि 0 से 6 माह तक के बालक और बालिकाएं, 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक के बालक बालिका, इसी तरीके से 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, इन सभी के बालक बालिकाओं की जानकारी दर्ज की जाएगी। और फिर उनका सबका कुल योग हो जाएगा कि कुल कितने बालक ऐसे हैं जिनका और कितनी बालिकाएं ऐसी हैं जिनका हमने वजन किया है। तो ये ए नंबर कॉलम में जो सामान्य वजन के हैं, जिसमें हरा लिखा हुआ है, तो हरे वाले बच्चे में इसी तरीके से हम अभी भी संपर्क ऐप में जो जानकारी भरते हैं निरीक्षण के दौरान की, वो भी ऐसे ही भरते हैं पूरी, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है एमपीआर से। तो संपर्क ऐप में हम लोग भरते ही हैं पहले से कि कितने बच्चे ऐसे पाए हमने जो हरी श्रेणी के थे, कितने किस एज ग्रुप के थे, वही जानकारी इस एमपीआर में दर्ज करनी है। तो ये हरी श्रेणी वाले कितने बच्चे किस एज ग्रुप के थे वो भरे जाएंगे। उसके बाद माह में कम या अति कम, यानी कि येलो या ऑरेंज से सामान्य श्रेणी में आए बच्चों की संख्या, ये नया कॉलम है जैसा कि मैं पहले बता रहा था। तो ये हमारे लिए आसान होगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो येलो ऑरेंज से हरे में आए हैं। हमें पहले ये बहुत कम पता लगता था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रेड चेंज हुआ है। जैसा कि हम सुपोषण अभियान के दौरान देखते थे कि जब 12 दिन का अभियान चल रहा तो कितने बच्चे नारंगी से येलो में आए, येलो से ग्रीन में आए, वो स्थिति यहाँ पे अब एमपीआर में दर्ज हो जाएगी। तो हमें पता लगेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र स्तर से येलो या ऑरेंज से हरे श्रेणी में कितने बच्चे आए। इसी नंबर पे मध्यम कम वजन के बच्चे, हम सभी जानते हैं जो अंडरवेट की बात हम कर रहे हैं, कि पीली श्रेणी के बच्चे हैं जो मध्यम कम वजन में आते हैं, उनके वजन की जानकारी इन सारे कॉलम में लिखी जाएगी। फिर डी पे है माह में सामान्य से कम वजन में आए बच्चों की संख्या। ये भी जैसे कि ग्रेडिंग चेंज के बारे में जैसे मैं बता रहा था, चेंज के ग्रेडिंग के बारे में बात करता है। इस हरी श्रेणी से येलो श्रेणी में कितने बच्चे चले गए। पहले तो हरी में था लेकिन वो येलो में चला गया। तो अलग अलग एज ग्रुप के कितने, जैसे 0 से 6 माह के कितने बालक हरे से पीले में गए। अगर एक गया तो एक, नहीं तो 0, सारे में 0 आ जाएंगे। अगर कोई नहीं गया है तो, अगर गया है तो उतनी संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। माह में अति कम वजन से मध्यम कम वजन के स्तर में आए बच्चों की संख्या, यानी ऑरेंज से पीले में कितने बच्चे चले गए, यानी कि ऊपर ग्रेडिंग हुई ऑरेंज से पीले में। तो वो बच्चे, अगर एक बच्चा गया है मान लीजिए 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के इस ग्रुप में बालिका गई है तो उसमें बालिका में 1 आ जाएगा, बाकी सब में नहीं ला जाएगा। यदि और भी बच्चे गए हैं तो जो एज ग्रुप के हैं वो उस एज ग्रुप में वो संख्या दर्ज कर दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना की जरूरत है, क्योंकि हमने पहले जब एमपीआर के शुरुआत में जो आनंद सर बता रहे थे सभी को, इसमें एज ग्रुप अगर हम एक बार सही से भर लेंगे तो हमारा काम फिर बहुत आसान हो जाएगा। पूरा एमपीआर इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़ा हुआ है, सारे कॉलम आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम आप देखें एमपीआर का 1 नंबर कॉलम, तो 1 नंबर कॉलम जैसा कि आनंद सर बता रहे थे, अगर हम वो ढंग से भर लें तो पूरा हमारा आगे का सिस्टमेटिक बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं ई में। माह में अति कम वजन से मध्यम कम वजन में आए बच्चों की संख्या, ये हम कर चुके थे। एफ है अति कम वजन के बच्चे, यानी कि नारंगी श्रेणी के। हम हमेशा अंडरवेट में जो अति कम वजन के बच्चे हैं उनको नारंगी के रूप में दर्ज करते हैं। उसी नारंगी बच्चों को हम एमपीआर में अलग अलग एज ग्रुप में दर्ज करेंगे। जैसे 0 से 6 माह तक के कितने बच्चे हैं बालक बालिका अलग अलग, फिर 6 माह से 1 वर्ष के कितने हैं, फिर 1 से 2 वर्ष के, 2 से 3 वर्ष के, फिर 3 से 5 वर्ष के, और सबका टोटल कर देंगे तो वो बालक बालिका की संख्या लास्ट वाले कॉलम में टोटल के रूप में आ जाएगी। इसी तरीके से अब जी में आएंगे। माह में अति कम वजन से नवीन चिन्हित बच्चे, ये अलग एक नया कॉलम बन गया कि हमारे नवीन अति कम वजन के कितने बच्चे ऐसे हैं जो चिन्हित हो गए कि ये नवीन बच्चा आ गया। अगर कोई बच्चा चिन्हित हुआ तो वो संख्या उस एज ग्रुप में आ जाएगी, अन्यथा पूरा वो सेशन 0-0 सब में पूरी कैटेगरी में 0 आ जाएगा। अब अगला है एच वाला, वजन करने से छूटे बच्चों की संख्या। तो ये कौन से एज ग्रुप के बच्चे कितने छूटे हैं वो संख्या उस कॉलम में दर्ज कर दी जाएगी। हमें अगर ऊपर से देखिए हमने कुल वजन किए गए बच्चे की संख्या है और छूटे वजन के बच्चों की संख्या, तो ये टोटल पूरा जो है आपका एमपीआर से अगर आपने कहीं भी मिस्टेक करी तो पूरा पता लग जाएगा कहाँ मिस्टेक करी है। अगर आपके डाटा 1 होगा तो पूरा एमपीआर बिल्कुल आपका सही भर जाएगा एक बार में।
तो ये अंडरवेट की बात हम कर रहे थे, जैसे कि कुपोषण की बात कर रहे थे अपन एमपीआर में, सारा कुपोषण इस बार तो द्विवेदी सर के प्रयासों से इतना अच्छा एमपीआर हमारे समक्ष आया है। अंडरवेट, वेस्टिंग और स्टंटिंग, तीनों की बात, ये तीनों कुपोषण के जो तीनों रूप हैं उनकी बात एक एमपीआर बहुत अच्छे से करता है और हमें ये बताता है किस एज ग्रुप में कितना कुपोषण, किस स्तर के बच्चे हैं, कितनी संख्या में। तो एक एमपीआर से आप आंगनबाड़ी की पूरी फिल्म देख सकते हैं सामने कि उसकी पूरी पोषण स्तर उसकी क्या है। अगली बात करेंगे वेस्टिंग के बारे में। वेस्टिंग के जैसा कि हम जानते हैं लंबाई ऊंचाई के आधार पर वजन के अनुसार पोषण की स्थिति। तो जैसा कि ए प्लस सी प्लस ई यानी नॉर्मल, मैम और सेम, इनकी हम अगर टोटल कर लेंगे तो कुल ऊंचाई और लंबाई नापे गए बच्चों की संख्या आ जाएगी, वो भी एज ग्रुप के हिसाब से, जैसा कि हम पिछली बार भी देख रहे थे अंडरवेट में भी। उसी तरीके से वेस्टिंग में भी है, 0 से 6 माह तक के कुल बालक बालिकाएं कितने हैं, 6 माह से 1 वर्ष तक के बालक बालिकाएं कितने हैं, 1 से 2 वर्ष तक के बालक बालिकाएं, फिर 2 से 3, फिर 3 से 5 और टोटल। तो जो संख्या होगी वो उसमें दर्ज कर दी जाएगी। जहां पे कैश है उनको करने में बहुत आसानी होती है। जहां पे कैश CAS कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लागू है उनको ये करने में बहुत आसानी होती है। एक बार आपने डाटा फिट कर दिया तो तुरंत अपने आप को पकड़ लेता है कि कहाँ कौन सी फिगर पहुंच रही है। और सर जैसा कि बता रहे थे ये एमपीआर बहुत लंबे समय नहीं चलेगा, जैसे ही कैश सब जगह पहुंच जाएगा तो ये एमपीआर बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ये भरने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी 9 नंबर पॉइंट, क्योंकि वो आपने जैसे ही बच्चे की ऊंचाई लंबाई भरी, उसका डेट ऑफ बर्थ भरी और वजन भरा, तो ये अंडरवेट, वेस्टिंग और स्टंटिंग अपने आप बच्चे की ले लेगा। वो किस एज ग्रुप का है वो तो तुरंत अपने आप उसमें फीड हो जाएगा। तो ये करना हमारा बहुत सारा, हमारी मेहनत बच जाएगी। तो कैश वाले जिले जो हैं उनको बहुत आसान है ये सब काम करना। तो नॉर्मल के बाद फिर अपन आएंगे सामान्य पोषण स्तर। सामान्य पोषण स्तर में वे बच्चे आते हैं जो नॉर्मल श्रेणी में हैं। फिर आएंगे मैम सेम से सामान्य पोषण स्तर में आए कुल बच्चों की संख्या। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, अंडरवेट में भी हमने पढ़ा था, अंडरवेट में भी ऐसे बच्चे थे हमने लेकिन नोट किए थे जिनकी ग्रेडिंग चेंज हो रही है। इसमें भी ग्रेडिंग चेंज का बात की गई है कि मैम और सैम के ऐसे कितने बच्चे हैं जो सामान्य स्तर से आए हैं। वास्तव में देखा जाए तो आंगनबाड़ी केंद्र में ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि अगर हम किसी बच्चे को मैम सैम से सामान्य ग्रेड में लाते हैं, ये हमारा बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ये जो ग्रेड जिस एज ग्रुप का जो बच्चा होगा वो संख्या हम उसमें दर्ज करेंगे। फिर आगे है C नंबर पे मैम बच्चे, मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चे, -2 SD वाले बच्चे, जो हम C सैम में जो हम सारणी देखते हैं, C सैम की सारणी में जो -2 SD के बच्चे हैं वो इसमें आएंगे। यानी कि जो एज हिसाब से देखेंगे हम 0 से 6 माह का, 6 से 1 वर्ष का, 1 से 2 वर्ष का, इस तरीके से जो जिस कैटेगरी का बच्चा जिस ग्रेड का है उस एज ग्रुप में उस बच्चे को दर्ज किया जाएगा। फिर D नंबर पे नवीन चिन्हित मैम बच्चों की संख्या है। जैसा कि अंडरवेट में भी हमने पढ़ा था, नवीन अति कम वजन के बच्चे, तो इसी तरीके से इसमें भी है नवीन चिन्हित मैम बच्चों की संख्या। -2 SD के कितने बच्चे हैं जो नवीन चिन्हित हुए हैं। अगला है ई वाला अति गंभीर कुपोषित, यानी कि सेम सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो हम C सैम प्रोग्राम में देखते हैं। भरे जाएंगे। इसी तरीके से F में देखें हम तो नवीन चिन्हित सैम बच्चों की संख्या है। जैसा कि नवीन चिन्हित मैम बच्चे थे, नवीन चिन्हित अति कुपोषित बच्चे ऑरेंज बच्चे थे, इसी तरीके से नवीन चिन्हित सैम बच्चे भी हैं। वो किस एज ग्रुप का बच्चा है वो उसी एज ग्रुप में उस बच्चे की संख्या दर्ज कर दी जाएगी। अगला है G MUAC के अनुसार सैम बच्चों की संख्या। आशा कार्यकर्ता MUAC के माध्यम से जो माप करती है कि अगर 11.5 सेंटीमीटर से कम का बच्चा है तो वो सैम बच्चे की कैटेगरी में आता है, तो वो जिस एज ग्रुप का बच्चा है उसी एज ग्रुप में उसकी संख्या दर्ज कर दी जाएगी। अगला है MUAC से चिन्हित नए सैम बच्चे। जैसा कि MUAC के अनुसार सैम बच्चों की संख्या थी, MUAC से चिन्हित नए सैम बच्चे आ जाएंगे इसमें। फिर अगला है लंबाई ऊंचाई मापने से छूटे गए बच्चे। जैसा अंडरवेट में हम पढ़ रहे थे कि वजन से छूटे बच्चों की संख्या, इसी तरीके से इसमें आ जाएगा लंबाई ऊंचाई नापने से छूटे गए बच्चों की संख्या। एज, जो एज है बच्चे की, एज के हिसाब से कितने बच्चे किस एज ग्रुप के कितने बच्चे छूटे हैं उस एज ग्रुप में वो संख्या दर्ज। मान लीजिए एक भी बच्चा नहीं छूटा तो पूरे में सब में 0 आ जाएंगे। अगर कोई भी बच्चा मान लीजिए 1 वर्ष का है वो छूट गया तो 1 से 2 वर्ष वाले में से एक संख्या आ जाएगी, बाकी सब में पूरा 0 आ जाएगा। तो ये पूरा जो एमपीआर है आपको पूरी पिक्चर क्लियर करता है आंगनबाड़ी का केंद्र की। अगर आप एक बार में एमपीआर देख लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कार्यकर्ता किस तरीके से काम करती है, उसका कितना कंट्रोल है, उसने बीसीसी कितनी करी है, कितनी ग्रेजुएट करी है, वो किस तरीके से वो
अपनी बात मनवाने में सक्षम है। तो बहुत हद तक अपनी मॉनिटरिंग ये MPR प्रदर्शित करता है। अगला है उम्र के आधार पर ऊंचाई लंबाई के अनुसार पोषण स्थिति, यानी कि स्टंटिंग की स्थिति। जैसा कि हम CSAM में भी पढ़ते हैं, CSAM में जो स्टंटिंग वाली आपके पास टेबल है, उस टेबल के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि उम्र के आधार पर कम ऊंचाई वाले बच्चे किस तरीके से हम निकालते हैं। उसमें एक तरफ लिखी होती है उम्र, दूसरी तरफ ऊंचाई। अगर उस कैटेगरी में नहीं आता बच्चा तो वो स्टंटिंग की श्रेणी में आता है। तो ये एज ग्रुप के हिसाब से 0 से लेके 5 वर्ष तक की एज ग्रुप के हिसाब से जैसा लिखा हुआ है बालक बालिकाएं, जो संख्या होगी वो उसमें दर्ज कर दी जाएगी। जैसे कि 0 से 6 माह तक का बच्चा है या बच्ची है, 6 माह से 1 वर्ष तक का बालक है या बालिका है, इस तरीके से 1 से 2 वर्ष का है, या 2 से 3 वर्ष का है, या 3 से 5 वर्ष तक का है। फिर अंत में इनका सबका टोटल आ जाएगा। फिर लंबाई ऊंचाई मापने से कुल चिन्हित नवीन कम ऊंचाई वाले बच्चे, जैसा कि हमने अंडरवेट में, वेस्टिंग में भी देखा था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो नवीन चिन्हित हुए हैं। इसी तरीके से स्टंटिंग में भी देखेंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो नवीन स्टंटेड चिन्हित हुए हैं। तो नवीन जो चिन्हित हुए हैं तो वो संख्या लास्ट वाले कॉलम में दर्ज हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा नवीन चिन्हित नहीं हुआ है उस महीने में, जैसे मान लो हम जुलाई माह की बात कर रहे हैं, जुलाई में एक भी बच्चा नवीन स्टंटेड चिन्हित नहीं हुआ तो लास्ट के सारे कॉलम में 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये बिंदु नंबर 9 पूरा बढ़ जाएगा। देखा जाए तो बिंदु नंबर 9 ही पूरे MPR का सबसे बड़ा वो है आईना, ये हमें बताता है कि किस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही है। एक और बहुत अच्छी बात हमारे समक्ष है, द्विवेदी सर ने जो इस बार कार्य योजना तारकेश्वर सर के माध्यम से जो कार्य योजना लॉन्च की गई है अभी 17 सितंबर को, जो हमने ग्राम पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे जो हमने अनुमोदन कराया है कार्य योजना का, आप देखेंगे वो कार्य योजना बहुत हद तक इस MPR का ही रूप है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो कार्य योजना के जो लक्ष्य हैं अपने आप पूरे हो जाएंगे। अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो वो आप देखेंगे कि जो कार्य योजना है वो बहुत हद तक हम उसके लक्ष्य के पास आते जा रहे हैं। तो ये MPR बहुत हद तक हमारी लक्ष्य को और कार्य योजना को कार्य रूप में रूपांतरण करने का बहुत अच्छा एक माध्यम भी है। थैंक यू सर। थैंक यू गुप्ता जी, बहुत अच्छे से आपने इसको प्रेजेंट किया। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसके बाद अब हम ये सेशन खत्म करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं ये कुछ प्रश्न पूछे उसके जवाब दे दें, उसके बाद हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन हम इसका रखेंगे, मतलब 9 पॉइंट तक आज हो गया है, 10वें से हम आगे चलेंगे। कब करेंगे इसकी सूचना हम अलग से देंगे आपको, ठीक है। CDPO मझगवा ने पूछा है कि साहब हमारे यहाँ कार्यकर्ताएं केवल 40% कार्यकर्ता मोबाइल चलाने में सक्षम है और कार्यकर्ता स्वयं MPR फीड करने में असमर्थ है, इसलिए MIS फीडिंग की सुविधा दी जाए। देखिए ये हम नहीं कर पाएंगे, जमाना बदल रहा है और बदल चुका है। अब हम MIS से मोबाइल एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। मझगवा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, ये सतना वाला मझगवा, तो सतना जिले में भी बहुत जल्दी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन दे दिए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको आप समझाइए कि सारी आंगनवाड़ी वर्कर को मोबाइल चलाना सीख जाए, नहीं सीख पा रही है उनको बुला बुला के और सिखाइए, ठीक है। मतलब इस पे कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। अच्छी तरह से समझा दीजिए कि भैया नौकरी आप तभी कर पाओगे जब मोबाइल चलाना आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगली बार से इसमें अब सवाल नहीं होने चाहिए। मतलब अब ये प्रश्न कोई नहीं सुनेगा कि साहब कार्यकर्ता है MIS इसमें मोबाइल नहीं चला सकते, ठीक है। तो आपको हर आदमी की ये चीज बिल्कुल अच्छी तरह से बिठा लेनी चाहिए दिमाग में। उसके जामई ने और राजश्री खान ने ये सवाल पूछा है कि साहब MUAC तो बंद हो गया है, तो फिर MPR में कैसे भरेंगे। देखिए हमने MUAC को बंद कर दिया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने नहीं बंद किया है, और उनने आशा वर्कर को उनने निर्देश दिए हैं कि आशा वर्कर MUAC से माप लेगी। तो कार्यकर्ता को आशा वर्कर से पूछ के ये जानकारी भरनी है, जो भी वो जानकारी देगी आशा जो भी जानकारी देगी वो जानकारी आंगनवाड़ी वर्कर उसमें भर देगी, अपनी तरफ से नहीं भरेगी, राइट। मुझे लगता है ये प्रश्न। और कोई प्रश्न है? कौन सा बंद समय खोलने वाला सर ये है बच्चों की लंबाई ऊंचाई 3 माह में लेते हैं, तो क्या इस महीने छूटे हुए बच्चों में रिपोर्ट करेंगे? उज्जैन ग्रामीण। उज्जैन ग्रामीण क्या पूछ रहा है?
परामर्श सत्र या हर माह लगाएंगे। सत्रों की कितनी होगी, ये किसके साथ होगा, ये किशोरी वाला किशोरी बाल का है ना। हाँ, माह में एक बार। हाँ देखिए, ये तो उस दिवस में होगा ना अमर सत्र। हाँ, किशोरी सत्र। तो जिस माह में जो वाला सत्र आयोजन हुआ है उस सत्र की जानकारी उस महीने में देनी है। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा बहुत कम हो सकेगा कि एक महीने में 5 सत्र आयोजित हो जाए, ऐसा नहीं होगा, बहुत कम होगा। हार्डली अधिकतम 2 सत्र से ज्यादा आप कर नहीं पाओगे अगर बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। फिर है कि बच्चों की लंबाई और ऊंचाई हर 3 महीने में लेते हैं, तो क्या इस महीने छूटे हुए बच्चों की रिपोर्ट करेंगे? 3 महीने में लेने के निर्देश कहाँ है? हर महीने लेने के निर्देश है। उज्जैन ग्रामीण उसको क्लियर कर ले कि हर महीने लेने के निर्देश है, और उज्जैन ये सवाल पूछ रहा है, मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि आपके यहाँ तो 2016 दिसंबर से आईसीडीएस कैश चल रहा है। तो मतलब आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। आप कहीं भी ऐसे निर्देश नहीं है, भारत सरकार के भी यही निर्देश है कि हर महीने लंबाई, ऊंचाई और वजन दोनों लिया जाए। हमने मासिक सरकार का जामई फिर कह रहा है कि साहब थैंक यू, बट आशा एमयूएससी से नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो आप 0 लिखिए। देखिए एक चीज भली भांति समझ लीजिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप खूब डेटा भरोगे तो हम लोग खुश हो जाएंगे। हमको सही डेटा चाहिए। आप भले चाहे, अगर सही बात यह है कि आंगनवाड़ी बंद है तो आप 0 भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वजन नहीं हुआ है मत भरो, 0 भरिए। जो सही है वो दीजिए, ठीक है, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्जी नहीं होना चाहिए। क्या है, जैसे ही आप फर्जी करना चालू करते हैं ना, सारा कबाड़ा हो जाता है सिस्टम का। हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप सही भरेंगे तो हो सकता है हम आपके यहाँ मेहनत करें, ठीक है, दूसरी जगह से फोकस हटाएं। तो इसलिए जो है, प्लीज फर्जीवाड़ा मत करिए, जो है वहां भरिए, जो है वही भरिए। दूसरा, फिर एक गिरजा यादव सुपरवाइजर कह रहे हैं कि सर बहुत जगह पर वजन मशीनें खराब हैं। अगर वजन मशीन खराब है तो क्या आपकी आंगनवाड़ी वर्कर ने एएसआर में ये बताया है कि वजन मशीन खराब है? क्योंकि जिन जिन आंगनवाड़ी वर्कर ने एएसआर में वजन मशीन खराब बताया है, हमने यहां से निकाल के उसको पुटअप कर दिया है, और अब हम उनके लिए वजन मशीन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये तय कर लीजिए कि क्या आपकी आंगनवाड़ी वर्कर जहां भी वजन मशीन खराब है उनने दिया है कि नहीं दिया है। और अगर नहीं दिया है, ये ये मसला यहाँ भी आया था और भोपाल जिले को थोड़ा फटकार भी लगने वाली है इस पे। जहां भी वजन मशीन आपके यहाँ नहीं है, आपको बताना है एएसआर में, या संपर्क में अपन ने एक दूसरा भी दिया ना वजन मशीन के बारे में, एएसआर। तो एएसआर हर हर समय तो अपडेट कर नहीं सकते। और मान लो एएसआर तो अप्रैल में भरा जाएगा, मान लो सितंबर में उसकी वजन मशीन खराब हुई तो 3 महीने में अपडेट करा रहे हैं एएसआर। एमपीआर तो, या जिस दिन ये सारा खत्म कर देंगे उस दिन अपन संपर्क में जुड़ो। फिलहाल तो आप लोग के लिए निर्देश ये है कि जहां भी वजन मशीन, स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, मतलब लंबाई, ऊंचाई और वजन, या वयस्क वाली जहां भी खराब है, आज ही या कल तक अपने वर्कर के एएसआर में जाके अपडेट करा दीजिए। मतलब एएसआर खोलेंगे, जहां भी वो जानकारी लिखी है उसको हटा के दूसरी भर के सेव कर दीजिए, वो अपडेट हो गया बस। अगर आप ऐसा कर देंगे, आपको फिर से वजन मशीन, हम अब वो सिस्टम बंद हो गया है कि हम चिट्ठियां लिख रहे हैं कि बताइए साहब कितनी आपको जरूरत है, फिर महीनों हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। जमाना बहुत बदल चुका है, आप लोग उसमें अब थोड़ा मैच करिए जमाने के हिसाब से। तो आप एएसआर में जाके उसको फीड कर दीजिए, हम यहाँ से निकाल देंगे। फिर क्या कह रही है,
एडल्ट में साल्टर नहीं से क्या? अच्छा, तो जहां भी खराब पड़ी है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जहां भी खराब पड़ी है, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन है उसमें आप देख लीजिए, उसमें सेल लगता है, 10 रुपए का सेल आता है। ठीक है, परियोजना अधिकारी से अपने बोलिए कि वो सेल, गोल वाले सेल लगते हैं जो बहुत सारी घड़ियां आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें लगते हैं। ठीक है, तो उन सेल देख लें, वो मिल जाएंगे, थोड़ा सा बड़ी सिटी में मिलेंगे, मतलब जैसे बहुत छोटे जगहों में शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन जिला स्तर पे वो सेल अवेलेबल हो जाएंगे, या आप किसी दुकानदार को बोलेंगे तो वो आपको अवेलेबल करा देगा। तो वो बहुत सारी मशीनें केवल सेल के कारण गड़बड़ाती हैं, वो आप दूर करा सकते हैं उससे। और जहां वास्तव में कोई फॉल्ट है, आप उसके बारे में एएसआर में आप अपडेट कर दें, हम यहाँ से जानकारी निकाल के आपको उसकी क्रय की कार्रवाई प्रारंभ कर दें। ठीक है, कौन सा चौराही वाला क्या कह रहा है? क्या एमपीआर के कुछ बिंदु नियत दिनांक पर भरने का ऑप्शन होगा, या जो गतिविधि कंप्लीट हो गई उसकी एंट्री कर लें ताकि पूरा एमपीआर भरने में उनकी एंट्री की जांच हो सके, जैसे गोली वितरण? अच्छा, हाँ, देखिए अब आप जब भी आप देखेंगे ना एमपीआर को, एमपीआर के मुझे लगता है कितने पार्ट किए अपन, 21 पार्ट। ये जितने बिंदु है ना, सबके अलग अलग पार्ट बन गए हैं, और जैसे ये गतिविधि कंप्लीट हो जाती है ना, आप उस पार्ट को उस महीना सेलेक्ट करके आप उसको भर सकते हो। हमने ये तय किया है कि हम आपको केवल 2 ही महीने का ऑप्शन दिखाया करेंगे, उसके पहले का आप भर नहीं पाओगे और बाद का भी नहीं भर पाओगे, केवल 2 महीने का आप भर पाओगे। तो जब भी कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, आप चाहो तो उसी समय जाके आप फीड कर दो, जिससे आपको याद रखने की जरूरत नहीं हो, आपको और कहीं नोट करने की जरूरत नहीं हो, वहीं पे किया हो, खत्म कर दो। ठीक है, वो आपका सेव होगा। राइट, तो ये आप जरूर कर सकते हैं। फिर निशा सोलंकी पूछ रही है कि सर क्या पहले की तरह अभी भी एमपीआर की हार्ड कॉपी परीक्षक को लेना होगा, क्योंकि डेटा पूरा सार्थक पर ऐड हो रहा है। देखिए, सार्थक नहीं है, संपर्क है। सबसे पहले तो सार्थक ऐप दूसरा है जो कि हम नहीं चलाते हैं, उसको संपर्क ऐप में चलाते हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो एमपीआर है, कार्यकर्ता को एंट्री करनी है। कुछ समय के लिए हमने ये व्यवस्था दी है कि अगर कार्यकर्ता नहीं कर पा रही है तो सुपरवाइजर हार्ड कॉपी बुलवा के और वो कर ले, लेकिन ये वैकल्पिक व्यवस्था है, इसको आप लोग को प्रोत्साहित नहीं करना है। आप पूरा जोर दीजिए कि कार्यकर्ता ही उसकी एंट्री करे। उसके लिए आपको और कोई ट्रेनिंग उसको देनी है, समझाना हो, बुझाना, जो भी करना हो आप करिए, लेकिन प्लीज एमपीआर भरने का काम कार्यकर्ता को ही करने दीजिए, सुपरवाइजर अपने हाथ में न ले ये काम। और ये जो हार्ड कॉपी है उसको सुपरवाइजर को लेने की जरूरत नहीं है, आंगनवाड़ी में ही रहने दीजिए। ये हम आपको खाली इसलिए देते हैं कि एकजाई हो जाए एक बार। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि ये एमपीआर तब तक के लिए है जब तक आईसीडीएस कैश लागू नहीं हो जाता सब जगह। जिस दिन ये लागू हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, उस दिन हम इस पूरे सिस्टम को बदल देंगे। मतलब इसमें से 70% आंगन, ये जो एमपीआर ये समाप्त हो जाएगा, हम आपसे लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो आप मोबाइल में दे देंगे। हम आपको बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट दिखाया करेंगे एमआईएस। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया कि आपको एमपीआर की हार्ड कॉपी सुपरवाइजर को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी सुपरवाइजर जाए आंगनबाड़ी में, तो उस हार्ड कॉपी से जरा मैच करे बाकी चीजों की, कि वास्तव में जो जो उसने भरा हुआ है, एक तो जो संपर्क में डाला है वो हार्ड कॉपी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और दूसरा जो हार्ड कॉपी में है वो एक्चुअल ग्राउंड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। खासकर स्टॉक की स्थिति है कि आपने इतना स्टॉक बताया है और आपके यहाँ ये पोजीशन है, मतलब इस तरह की क्रॉस वेरिफिकेशन आप लोग करेंगे। मुझे लगता है तभी इसको सिस्टम और फाइन ट्यून होगा। ठीक है, तो और कोई सवाल है? सारे सवाल हो गए? चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। फिर कोई सवाल है क्या? आपने बहुत अच्छा सुना। अब हम ये जो
9 नवंबर के बाद 10 से लेके 21 तक का पार्ट शायद कल भी कर सकते हैं। हम आपको एक दिन पहले सूचना देंगे। तो भैया कल करना है तो आज ही सूचना देंगे, और जो करना है ना। दूसरा एक चीज फिर से बता दूं, देखिए हमारे केवल 200 लोग जुड़े हैं अभी, 250 लोग नहीं जुड़े। और वो इसलिए नहीं जुड़े हैं कि जिन्हें जुड़ना चाहिए था वो जुड़े नहीं, और जिन्हें नहीं जुड़ना चाहिए था वो जुड़े हैं। इंडिविजुअल जुड़ना नहीं था, व्यक्तिगत जुड़ना नहीं, केवल ऑफिस में एक जगह लॉगिन करनी थी। हर आदमी ने अपने अपने मोबाइल पे जाने कहाँ कहाँ बट गया, और बेचारे जिनको जुड़ना था नहीं जुड़े। मेरा रिक्वेस्ट ये है, इस बार जब हम लिंक भेजेंगे केवल ऑफिस से एक लॉगिन होगा, हर आदमी अपने अपने कंप्यूटर पे, अपने अपने मोबाइल पे। प्लीज ना करे इसको, नहीं तो आपके सारे साथी छूट रहे हैं। ठीक है, बाकी सब यूट्यूब में लिंक शेयर कर दीजिए, वो सब देखते रहेंगे। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है अब बंद करना चाहिए। नमस्कार, बहुत जल्दी हम अगले लिंक की सूचना देंगे। थैंक यू वेरी मच। बस सर 12 बजे से रखिएगा सामने। ओके, ठीक है।